नमस्कार। मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बताया था। तो उसमें हमने आपको आदिकाल के बारे में कुछ उनकी प्रवृत्तियां बताई थी। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि रासो ग्रंथ क्या होता है। हालांकि रासो ग्रंथ हमें उसी काल विशेष में मिलता है, बाकी में नहीं मिलता है, ना उसके पहले ही मिलता है मुख्य रूप से। तो रासो ग्रंथ पहले है क्या, रासो शब्द कहाँ से कैसे आया, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो रासो के लिए कुछ विद्वानों ने नाम सुझाए हैं, जैसे कि राजसूय यज्ञ। राजसूय शब्द की बात आई है तो गाथा तासी ने जो कहा है, तो उनका ये मानना है कि जितने सारे क्षत्रिय राजा रहे हैं उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाए हैं, और इन रचनाओं में उस यज्ञ की बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया, उल्लेख किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, सभी ग्रंथ ऐसे नहीं कि जिसमें राजसूय यज्ञ का वर्णन किया ही गया हो। दूसरा आता है रसिक। ये नरोत्तम स्वामी ने ये शब्द दिया है, इसके द्वारा रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बताया है। फिर आता है रामचंद्र शुक्ल जी का रसायन। उन्होंने रसायन से रासो शब्द के बनने की प्रक्रिया बताई है। और चौथा जो आता है आपके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रासक। रासक से रासो शब्द की व्युत्पत्ति। पूरे हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मत है कि रासक शब्द से रासो की व्युत्पत्ति हुई है, यही प्रमाणिक माना जाता है और सर्वमान्य ही है। जो क्रम क्या है, रासक से बना रास, फिर उस रासा से बना रासा, और रासा ही बाद में बदल करके हो गया रासो। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी ये मानना है कि रासो प्रमुख रूप से एक छंद विशेष है, जिसमें 29 मात्राएं होती हैं, यह एक गेय छंद है। तो ये रासो शब्द कहाँ से आए, व्युत्पत्ति एक तरीके की ये आपको मिल गई। उसके बाद से आते हैं प्रमुख ग्रंथों पे। प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि आदिकाल में इस तरीके की रासो ग्रंथों की, वीरता प्रधान रचनाओं की जो उन्होंने सृजन किया, जो कहते थे, उनको सामान्यतः चारण कवि या भाट कवि कहा गया है। उन्हें भाट भी कहा गया है। तो ये परीक्षा में अक्सर आता रहता है कि जो आदिकालीन कवि थे उनको क्या कहा जाता है, अन्य नाम दूसरा क्या है। तो चारण है और भाट भी उनको बोला जाता है। तो प्रमुख रासो ग्रंथों की अगर बात करें तो उसमें आप क्या आते हैं, पृथ्वीराज रासो प्रमुख रूप से। इसके जो बारे में अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इसे कहा गया है, और इसको कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसके जो लेखक हैं चंद बरदाई जी हैं। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनके एक पुत्र हैं जलहड़, जिनके बारे में अभी आपको बताया जाएगा। बहुत ही इनके प्रिय पुत्र रहे हैं। तो इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी, तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कथा इसमें मिलती है। अगर इसके नामकरण के बारे में बताएं तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भी कुछ नाम भी दिए हैं। लेकिन सबसे प्रमुख इसमें आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का सुख की संवाद, जो इन्होंने कहा है। और सबसे ज्यादा जो विवाद आए हैं कि प्रमाणिक है कि नहीं है, हालांकि सभी रासो ग्रंथ जो है प्रमाणिकता में संदेह उत्पन्न करते हैं। कारण ये है कि ऐतिहासिकता से इनका दूर दूर तक कोई संबंध दिखता नहीं है। तिथियां बहुत ही अलग अलग रही हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि सुखी संवाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, जो उस रचना में सुखी संवाद के रूप में जो अंश मिलता है उसी को इन्होंने प्रमाणिक माना है, बाकी को प्रक्षिप्त अंश माना है। और यही कारण है कि इस पे थोड़ा सा विवाद हो जाता है कि यह ग्रंथ प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक है कि अर्ध प्रमाणिक है।
तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि इसको जो 3 भागों में बांट दिया गया है मोटे तौर पे, प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और अप्रमाणिक। प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं? मोतीलाल मेहनारिया जी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल पांड्या हैं, कर्नल टाड हैं, मिश्र बंधु हैं। इन्होंने इसको प्रमाणिक माना है। अप्रमाणिक मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर वुलर हैं, श्यामल दास है, राम कुमार वर्मा हैं, मुंशी देवी प्रसाद जी हैं। इन्होंने इस ग्रंथ को अप्रमाणिक माना है। जबकि अर्धप्रमाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीत कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, मुनिजिन विजय भी हैं। तो अर्धप्रमाणिक में यही होता है कि कुछ अंशों को इन्होंने प्रमाणिक माना है, बाकी जो बाद में जोड़े गए हैं वो प्रक्षिप्त बताए गए हैं, जो इसके मूल हिस्सा नहीं है। तो इस बारे में और बात करें तो पृथ्वीराज रासो में है क्या? पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो इसमें 69 सर्ग मिलता है, जिसको समय इसमें कहा गया है। समय में इसको बांटा गया है 69। इसमें आपको मुख्य जो रस मिलता है, इसको आप अंगी रस भी कह सकते हैं, वीर रस, और इसके साथ ही इसमें श्रृंगार भी मिलता है। जब हम आते हैं संयुक्ता के पक्ष लेकर के तो वहां पर श्रृंगार वर्णन है। इसमें लगभग 70 छंदों को लिया गया है, और यही कारण है कि इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और शुक्ल जी को छंदों का राजा भी कहा जाता है, उनके इसी प्रयोग के कारण। 70 छंदों में प्रमुख रूप से कहते को कविता है, सविया है, छप्पा है, त्रोटक है, दोहा है, ये सारे जो हैं छंद इसमें आए, इसीलिए इनको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसमें जो तिथियां बताई गई हैं इस ग्रंथ में, वह तिथियां ऐतिहासिक रूप से मिलती नहीं हैं। संभवतः यही कारण है कि इसको जो है इसकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त कर दिया गया है। इसमें जो हमने अभी बताया कि श्रृंगार पक्ष आया है, तो वहां पर षड ऋतु वर्णन, ये षड ऋतु वर्णन की बात आई है, तो उसमें यहीं पे मिलता है वर्णन संयुक्ता के परिप्रेक्ष्य में। इसमें प्रकृति का चित्रण मिलता है। यदि आपको सवाल आए कि रासो ग्रंथों में, पृथ्वीराज रासो में, या इन कुछ ग्रंथों के नाम दे दे, उसमें बताया कि प्रकृति चित्रण इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, ये किसमें मिलता है, तो पृथ्वीराज रासो में प्रकृति चित्रण अवश्य मिलता है। हालांकि हम उसको नाम को देख करके और पृथ्वीराज की कहानी देख करके थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें प्रकृति चित्रण तो नहीं आ सकता, लेकिन इसमें इसका वर्णन है। भाषा जो इसकी है, वह भाषा जो प्रयोग की गई वह है पिंगल। आपको हमने बताया है पिंगल जो है राजस्थानी जो उसमें आता है, वो डिंगल और पिंगल की बात जो हमने बताई थी, तो इसमें पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, रासायनिक मिश्रित। इनके जो पुत्र हैं, जो हमने अभी बताया था, एक जलधर के बारे में यदि आपको बता दें तो एक दोहा इसमें मिलता है। कहानी पहले क्या थी पृथ्वीराज रासो की? संयुक्ता स्वयंवर से प्रारंभ होता है, इसके बाद से गजनी का आक्रमण होता है। ये महमूद गजनवी जो है वह इनको अघोरी इनको जो है लेके चला जाता है गजनी। वहां पर इनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, तमाम यातनाएं दी जाती हैं। तो चूंकि इनके बाल सखा रहे हैं चंद्रवरदाई जी, इसलिए यह भी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे गए, साथ साथ उनके पीछे पीछे इनके वो भी गए ताकि इनको मुक्ति प्रदान हो सके। वो वहां पे गए और जब जा रहे थे तब उन्होंने एक दोहा लिखा था, पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन नृप काज। अपनी जो अधूरी पुस्तक थी चंद्रवरदाई, इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, तो अधूरी पुस्तक जो है ये इन्होंने जलधर को दे दी थी और यही कहा था, जाते समय उन्होंने यह पुस्तक उनको दे दी और
अपने राजा के कार्य के लिए गजनी चले गए। जल्लड़ जो है प्रमुख रूप से राजस्थानी कवि हैं। इन्होंने बुद्धिरासो, मुग्धोपदेश, सोमपाल विलास आदि ग्रंथ लिखे हैं। वहां पर गजनी जाने के बाद चंद्रवरदाई की सहायता से पृथ्वीराज रासो ने गोरी को मार दिया और स्वयं और चंद्रवरदाई दोनों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये है चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो की कहानी। दूसरा आता है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो अर्थात इनका एक और नाम था विग्रहराज चतुर्थ, जो कि 13वीं सदी में आए थे। तो बीसल देव रासो की जो रचना की थी नरपति नाथ ने की थी। अब बीसल देव रासो के बारे में बताएं तो ये एक प्रेम परक विरह काव्य है। अब प्रेम परक विरह काव्य आपको बता दें कि जो इसमें राजा भोज की कन्या थी राजमती, उससे बीसल देव जी का अर्थात विग्रहराज चतुर्थ का विवाह होता है। फिर उसके बाद से जो 4 खंड बताए गए हैं, तो पहले खंड में, दूसरे खंड में जो वह फिर उड़ीसा चले जाते हैं विग्रहराज। उनके जाने के बाद रानी दुखी होती है। तीसरे खंड में वियोग वर्णन है और चौथा जो खंड है बीसल देव रासो का, उसमें विग्रहराज चतुर्थ का और राजमती का पुनर्मिलन हो जाता है। इसमें या कह लीजिए कि बीसल देव रासो में हिंदी का प्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है, जो संभवतः कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। 12 मासा में 12 महीने का वर्णन किया जाता है। तो हिंदी का प्रथम 12 मासा इसी बीसल देव रासो पुस्तक में मिलता है। उसके बाद आता है परमाल रासो। ये आज भी बहुत ही प्रचलित है। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा एक नाम आ जाता है आल्हाखंड। अभी तक गाए जाते हैं। यह एक गेय है। इस गाने के लिए तो एक पंक्ति आपको बता देते हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है। अक्सर सवाल में ये पूछा भी जाता है। 12 वर्ष ले कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरह 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह कहाँ मिलता है? यह परमाल रासो में ही मिलता है, जो आला उदल की इसमें कहानी दिखाई गई है महोबा क्षेत्र की। इसके जो रचयिता है वह है जगनिक, जो कि परमर्द देव के एक दरबारी कवि रहे हैं। और इस ग्रंथ के बारे में अगर विशेष कोई टिप्पणी कही जाए तो शुक्ल जी ने कहा है, और यह उसकी प्रामाणिकता को ही दिखाती है। उन्होंने कहा है कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। अर्थात यह हमें गेय रूप में अभी तक सुनने को तो मिलता ही है, लेकिन यह वास्तविक रूप से इस ग्रंथ का दर्शन हमें बहुत दुर्लभ है। उसके बाद आता है विजय पाल रासो, जिसको रचा है नंद सिंह जी ने। फिर आपका आता है खुमान रासो, जिसकी रचना जो है दलपति विजय ने की है, और इसमें खुमान युद्ध के युद्धों का वर्णन मिलता है। फिर आता है आपका सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासो। फिर अलग और नाम की अगर बात करें तो जयचंद प्रकाश भट्टिकेदार का आता है जयमंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि का आता है। तो रासो ग्रंथों की रचना जो हुई थी, हम आपको आदिकाल में विशेष रूप से बता चुके हैं कि उस वक्त जो परिस्थितियां थी, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, वह बहुत ही उथल पुथल वाली रही थी। आक्रमण हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। तो वही आपको इन ग्रंथों में मिलता है। उम्मीद है कि ये चीजें जो है सिर्फ रासो ग्रंथों के बारे में जो हमने आपको बताया, ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और साथ में हम आपसे फिर ये कहेंगे कि अच्छे वीडियो के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे लोगों को लाभ मिल सके। मिलते हैं इसी के अगली कड़ी में। आपको हम बताएंगे अगले में कि पूर्व मध्यकाल जो है और उत्तर मध्यकाल कहां से कैसे आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।